सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सीधा हरियाणा के रोहतक में सीएम मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। भेज दिया गया है, मकानों का जान गई वो सब। कुछ जहाँ पानी भरा है वहाँ सड़कें हैं, ब्रिज हैं, रिटेनिंग वॉल्स हैं, इनमें भी क्षति हुई है। वो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट उसका मूल्यांकन करेगा। एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी प्राय जहाँ आवश्यकता है सब जिलों में भेजी गई है, 14-15 जिलों में। और आर्मी भी अम्बाला, कैथल, यमुनानगर और अब तो कल हमने फतेहाबाद में भी भेजी है, जहाँ की आवश्यकता होती है। आर्मी के लोगों को अलर्ट कर रखा है। सब जगह आर्मी, एयरफोर्स या नौसेना के जो लोग अपनी नावें वगैरह लेकर के वो भी पहुँचते हैं, तो वो पूरा सहयोग उनका हमको मिल रहा है। स्टेट की पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, अथवा अन्य जो एजेंसीज हैं वो भी अलर्ट मोड पर हैं। तो इस नाते से ये सारी जानकारी आपको मैंने देनी थी। अब दो विषय इसमें साथ में और हैं कि जिस प्रकार से इस विषय को आरोप प्रत्यारोप इसका जो एक सिलसिला शुरू हुआ है वो कतई ठीक नहीं है, ना जनता हित में है, ना प्रदेश और देश के हित में है। कभी भी किसी के मन में ये नहीं आ सकता कि मैं अपना बचाव करूं और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दूं। ये छोटी सोच का व्यक्ति तो कर सकता है। हम तो उस सोच के व्यक्ति हैं, अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेत साहब, अर्थात ये मेरा है, ये तेरा है। ये बहुत छोटी सोच के लोग ही ऐसे मौके विचार करते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो हमेशा विचार करते हैं कि सारा मेरा परिवार है, सारा संसार मेरा परिवार है, देश प्रदेश सब हमारे अपने हैं, लोग हमारे अपने हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि हरियाणा ने हथनी कुंड से पानी छोड़ दिया और उसमें जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना तो उनको जरूर पीएचडी मिल जाए। नियम है, और ये आज से नहीं है, जब से ये पानी की प्रवाह बने हैं, खास करके नहरों का जाल और ये डैम और बैराज बने हैं, तब से ये नियम है कि हर एक बैराज की एक कैपेसिटी होती है कि उस कैपेसिटी से नीचे पानी डाइवर्ट किया जाता है। आवश्यकता भी होती है, डाइवर्ट करते भी हैं, डिमांड भी होती है। लेकिन जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो एक तो डाइवर्शन जो है नहरों का ये रोक दिया जाता है, क्योंकि उस ज़्यादा फ्लो के कारण से, उस प्रेशर के कारण से अगर पानी का रास्ता उसको मिलेगा तो उस सिस्टम को तोड़ देगा, और इसको बंद रखा जाएगा तो वो सिस्टम सुरक्षित रहेगा और फिर पानी का जो नेचुरल फ्लो है उधर पानी जाएगा। नदियाँ जो हैं वो नेचुरल फ्लो की चीज़ हैं, नहरें नेचुरल फ्लो की चीज़ नहीं है। नहरें मैनमेड हैं, नहरें आवश्यकता के लिए हैं, और अगर एक बार नहर टूट गई तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा किसी इलाके का, ये शायद ही किसी को पता है। यानी भाखड़ा में भी अगर ओवरफ्लो होता है तो नदियों में जाता है, सतलुज में जाएगा, वो भाखड़ा मेन कनाल में नहीं जाएगा। हमारे पास एक समाचार आया कि अब भाखड़ा का जो है लेवल बढ़ रहा है, और भाखड़ा का लेवल बढ़ गया और उन्होंने छोड़ दिया तो पानी हरियाणा में भी आएगा। तो हमने उसी समय कहा कि भाखड़ा का लेवल बढ़ेगा तो पानी छोड़ा जाएगा, तो वो छोड़ा जाएगा सतलुज में। भाखड़ा का पानी नहर में नहीं छोड़ा जाएगा। और जो ये मजाक किया है कि वैसे तो कहते हैं पानी नहीं है, पानी दे दो, पानी दे दो, डूबने के हम हैं, हम अब पानी क्यों नहीं लेते। अब उनके बस का ना तो पानी देना है ना पानी भेजना है। पानी नेचुरल फ्लो से आता है। क्या जो बनी हुई अधूरी एसवाइल है इसमें पानी नहीं आया था? बहुत पानी आया। इस अधूरी बनी हुई एसवाइल में हमारी ऋतु बन गई है, तो पंजाब का जो पानी उस इलाके का वर्षा का या वहाँ जो नाले थे वो बह करके एसवाइल में आया, एसवाइल ने ओवरफ्लो किया तो हमारा अम्बाला जिला डूबा, कुरुक्षेत्र जिला डूबा। ये दो जिले केवल उस जो अधूरी एसवाइल है उसके कारण से डूबे, लेकिन हमने उनको ब्लेम नहीं दिया। तो एक नेचुरल फ्लो पानी का होता है। अब नेचुरल फ्लो अगर मान लो ये नुकसान करने की बात आती तो ये कौन सा सिद्धांत है कि हम अपने जिले डुबोएंगे और फिर उनको दिल्ली को डुबोएंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता हम कहें कि हम तो मरे सनम तुम्हें भी लेके डूबेंगे। तो हम मरने के लिए अपने आप को क्यों मारेंगे? अगर पानी का नुकसान हुआ है यमुना नदी का, तो पहले तो यमुना जिला ही डूबा। यमुना जिले के 2 गांव उनको खाली कराने पड़े, फिर इसके बाद 20-22 जिले करनाल में इंद्री इलाके के डूबे। मेरा स्वयं हवाई सर्वे में करके आया हूँ,
इसके बाद वही पानी करनाल के बाद पानीपत जिले में उसने असर किया। नवादा आर, नवादा पार, ये 2 गांव तो मुझे पता है कि जो मैं इसके ऊपर से घूम के आया हूँ, बिल्कुल घरों तक पानी घुसा। इसके बाद यही पानी इसने मार किया सोनीपत में, जो नौर के एरिया में, दिल्ली में घुसा। उसके बाद वो जा करके फरीदाबाद में भी नुकसान किया उसने, पलवल में भी नुकसान किया। हमारा एरिया दिल्ली से ज़्यादा लगता है जमुना पर। तो ये इतनी समझ उनको होनी चाहिए कम से कम इस प्रकार का बयान देने से पहले। मुझे नहीं पता कि उन लोगों की टीम ने ये बयान तैयार किया हो। कोई भी एक मंत्री आया कि हरियाणा को बदनाम करना है, हरियाणा ऐसे बदनाम नहीं होगा। हरियाणा की हमारी अपनी एक पहचान भी है, हरियाणा का स्वभाव भी है, हरियाणा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हरियाणा सेवा तो कर सकता है किसी की। दिल्ली में भी जब पानी की आवश्यकता होती है तो पूर्ति हम ही करते हैं, वरना जो इनका शेयर है दिल्ली का 750 क्यूसेक है, और आज भी हम 1070 क्यूसेक पानी देते हैं इनको। 320 क्यूसेक पानी उसके से ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उसमें भी थोड़ा था कि पहला अधिकार पानी पर पीने वाले लोगों का होता है। तो दिल्ली की पीने की पानी की आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। 2 बैराज हमेशा भर के रखते हैं, वो हिस्से का नहीं है, फिर भी हम देते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जितना पानी एक्स्ट्रा दोगे उसका दिल्ली सरकार पेमेंट करेगी। और दिल्ली सरकार की बेशर्मी देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ, पानी रोक नहीं सकते, लेकिन उस 320 क्यूसेक का पैसा नहीं देते हैं। जितने जिसको ढीठ करना चाहिए ढीठ, वरना कोई चीज़ एक पैसे से दी जा रही तो उसका पैसा तो लौटाना ही चाहिए उनको। और अगला विषय मैं बताता हूँ, ये जो ITO का विषय आया। अब ITO के विषय में हमने अपने सारे हिसाब किताब खंगाल लिए हैं। उसकी मेंटेनेंस पर पैसा कभी भी हरियाणा से नहीं गया। वो पैसा या तो देती थी इंद्रप्रस्थ, जो प्लांट था, कौन सा प्लांट था, इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट था गए है, जो बंद हुआ 2018 तक उन्होंने पैसा दिया, क्योंकि बहुत पहले से वो हरियाणा और पंजाब के कंट्रोल में होता था। जब हरियाणा बना तो हरियाणा कंट्रोल में आ गया। दिल्ली का तो कोई जमुना नदी पर कोई सिस्टम भी नहीं था, सारे या तो यूपी कंट्रोल करती थी या हरियाणा पंजाब का जो ज्वाइंट था वो कंट्रोल करते थे। सारा का सारा दिल्ली ने कभी उसको ऑन नहीं किया। फिर जब वो बंद हो गया पावर प्लांट, तो उसके बाद पैसा आना बंद हुआ। इन्होंने कभी भी 2018 के बाद ये नहीं कहा कि भाई यहाँ कोई समस्या आ सकती है। हमारे यहाँ फ्लड कंट्रोल की साल में 1 बार मीटिंग होती थी। मैंने आने के बाद 2 बार मीटिंग करनी शुरू की, 1 बार यानी जनवरी में और 1 बार मई में। क्योंकि अगर पहले मई में करते थे, मई में आप फ्लड कंट्रोल के लिए योजनाएं बनाएंगे भी सही, फ्लड तो सिर पर आ जाएगा। जून में जुलाई में कभी भी 2 महीने काम नहीं होंगे। हमने फिर इसको जनवरी में करना शुरू किया। जनवरी में करते हैं, मई में उसका रिव्यू करते हैं कि जो काम करने थे कितने हो गए। शॉर्ट टर्म काम तो उसी 6 महीने में होते हैं, लॉन्ग टर्म लंबा समय लेते हैं। तो इन्होंने कभी भी अपने या तो फ्लड कंट्रोल की मीटिंग करते नहीं है की हो, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ ये भी एक विषय है जिसकी मेंटेनेंस अब होनी बंद हो गई है, तो हमको बताओ। कभी नहीं बताया। और आज जब समस्या आ गई तभी उठ खड़े हुए। और समस्या का भी इनका भयंकर रूप केवल उस ITO के कारण से आया होगा ऐसा नहीं है। मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ। यमुना से यानी इस बैराज से, हथनीकुंड बैराज से 2 साल पहले 6.5 लाख 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, वो भी रेगुलेट हुआ था। अभी मैक्सिमम 11 तारीख को 3,69,000 गया। 3,69,000 सडनली आया, लेकिन इनके आने से पहले तो 6 जिलों में फैल चुका हो। हमारे यहाँ फैला, यूपी में फैला ही होगा। तो इतने जिलों में फैलने के बाद केवल 3 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली की उस एरिया में से बाहर नहीं निकलवा सके। इसका मतलब है कि यमुना को मेंटेन नहीं किया इन्होंने। यमुना के अंदर जितनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है, आखिर तो उसका एक एरिया है, उस एरिया के नीचे अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो पानी का अवरोध करेगी। हमने तो जांच बैठाई है कि इनके सारे सिस्टम को चेक करो, इनके ओखला ब्रिज को भी चेक करो, ITO भी करो। ITO से पहले भी एक और बैराज है, कौन सा है, उसका भी पता लगा। और जो यमुना नदी के अंदर जितने भी अनक्रोचमेंट्स हैं उनका भी पता लगा। पता लगाने के बाद पता लगेगा, क्योंकि वो प्रभाव केवल दिल्ली पर नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव फरीदाबाद और पलवल पर भी पड़ेगा। हम तो इन्हीं के बारे में 2 जिले और हमारे भुगतभोगी हैं। और ये जो जोकर बन करके, ठीक है, संवैधानिक पद पर जब तक नहीं होते तब तक मजीद हंसी मजाक में कुछ भी करे, कुछ भी बोले, उनका अधिकार भी है, उनका काम भी है, व्यवसाय भी है, लोगों को मनोरंजन करना। लेकिन ये मनोरंजन की बात कि साढ़े को पानी मंगते हैं, हुण पानी क्यों नहीं लेंगे,
अरे तुम्हारे हाथ में थोड़ी है ये। और ये 3 महीने तो पानी का ना कभी किसी ने डिमांड की है, और पानी अपना अपना सब संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। ये पानी तो बाकी 9 महीने के लिए होता है कि जब आवश्यकता होती है तब सबको अपना शेयर चाहिए। इस पानी को तो हम भी कहते हैं इस समय राजस्थान लेना चाहे ले जाए, लेकिन चैनल होंगे तभी ले जाएंगे ना। और अगर ये एसवाइल बना देते तो शायद पंजाब थोड़ा सा, हम तो पानी को कैसे निकाल लेते, लेकिन पंजाब और थोड़ा बच जाता। तो एसवाइल के रास्ते से नहरों में जो पानी नेचुरल फ्लो बढ़ता है, जिस एरिया में नहीं बनी हुई वहाँ का पानी तो फिर इन्हीं के पास रह गया। जहाँ बन गई वहाँ तो पानी एसवाइल में आ गया फ्लो से। मित्रों, विषय लंबा है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस विषय पर चूँकि बहुत सियासत हो रही है और बहुत लिखने वाले इधर से उधर जो लिख रहे हैं, उसमें एक जानकारी का जो इनको अभाव है वो आपके माध्यम से इनको मैं जो जानकारी देना चाहता था वो मैंने आपको दी है। फिर भी हम सबके साथ मानवतावादी होने के नाते, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, चाहे वो पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, आसपास के जितने प्रदेश हैं, हम पड़ोसी होने के नाते हमारा दायित्व बनता। हमारी किसी को चिंता हो ना हो हमें नहीं पता, लेकिन हम सबकी चिंता करेंगे। और कहीं भी मानवता के नाते हमारा कोई ध्यान में आएगा, कोई विषय सौंपा जाएगा, हम ज़रूर उनकी मदद करेंगे। तो ये एक विषय आपके सामने मैंने रखना था। आज मेरे 2 कार्यक्रम अभी थे यहाँ। एक चौधरी चांदराम जी का प्रतिमा का अनावरण, एक सेठ श्री कृष्णदास जी की प्रतिमा का अनावरण, दोनों अनावरण मैंने आज किए हैं। और उन दोनों का अपना एक रोहतक की राजनीति कहें, हरियाणा की राजनीति कहें, तो उस लेवल तक वर्षों योगदान उनका रहा है। दोनों ही हमारे बड़े नेता थे और संयोग से दोनों का संबंध आज भारतीय जनता पार्टी से है। इनके सुपुत्र शेठ श्री कृष्णदास जी के सुपुत्र तो आज मेयर हैं हमारे, मनमोहन गोयल। और चांदराम जी कब आए थे? नहीं, बीजेपी में, बीजेपी 96 में, 2000 में चुनाव लड़े। हाँ। चुनाव लड़े। अच्छा, मुख्यमंत्री जो नुकसान हुआ इसका मुआवजे के लिए क्या कुछ नॉर्म्स क्या तय किए गए? मैंने बताया कि अभी उसका सर्वे करके मूल्यांकन सारा कर रहे हैं, असेसमेंट हो रही है। और संभवतः 19 तारीख को मैं इसकी सारी जानकारी ले करके, क्योंकि 18 तक तो मैं बाहर ही हूँ, और मैंने कह दिया है हर एक ज़िले से पूरी जानकारी लें। क्योंकि अभी तक आज तक ये कहना चाहिए कि दोनों जिले हमारे सिरसा बल्कि 3, फतेहाबाद सिरसा और इधर पलवल, तो ये तो आज भी कहीं ना कहीं उस बचाव कार्य में लगे हुए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम पहला कार्य होता है बचाव कार्य। बचाव कार्य के बाद फिर जो लोग डिस्प्लेस्ड होते हैं उनकी सहायता, उसके बाद जो नुकसान हो गए हैं उसका मुआवजा। अच्छा मुख्यमंत्री, जैसा आपने कहा कि ये पानी जो है 3 महीने में संभलता है, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे हैं रोहतक से, जहां पर सीएम मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं और साथ ही बाढ़ को लेकर उन्होंने बात कही है। रोहतक से मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे थे। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा है कि आम आदमी पार्टी ने निराधार आरोप लगाए हैं। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि जो हरियाणा की तरफ से पानी छोड़ा गया है, एक द्वेष के चलते छोड़ा गया, उस पर कटाक्ष किया और कहा कि बैराज में ज़्यादा पानी को रोका नहीं जा सकता। अगर पानी ओवरफ्लो हो तो उसे छोड़ना ही पड़ता है, तो अपने नेचुरल फ्लो में पानी बहता है। ये तमाम बातें सीएम मनोहर लाल की तरफ से कही गई है। आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा और कहा, और तो भाई पंजाब पर भी निशाना साधा है, पंजाब सरकार पर निशाना साधा। कहा कि SYL को लेकर जो बयान दिया गया कि जिस समय हमने पानी मांगा था उस समय दिया नहीं और अब हरियाणा से पानी मांगा नहीं जा रहा, तो इस पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है कि इन 3 महीनों के दौरान अपना खुद के प्रदेश का पानी संभालना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में जो बाकी के 9 माह बचते हैं उसमें सभी अपने हक के पानी को लेकर अपनी आवाज़ उठाते हैं। और साथ ही कहा कि राजधानी दिल्ली को हरियाणा की तरफ से पानी दिया जाता है। ये तमाम बातें अपने संबोधन में उन्होंने कही और साथ ही आम आदमी पार्टी को निशाने पर भी लिया। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं बाढ़ और आपदा को लेकर सियासत पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। कहा कि सियासत बाढ़ को लेकर, आपदा को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा होने के चलते इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत होना दुर्भाग्यपूर्ण है।
दिल्ली और पंजाब की सरकार पर पलटवार किया है। और दिल्ली की तरफ से, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ये बात कही जा रही है कि हरियाणा की तरफ से एक द्वेष की राजनीति के चलते दिल्ली की तरफ पानी छोड़ा गया, तो उस पर कटाक्ष भी किया है और कहा कि जब बैराज में, हथनीकुंड बैराज में पानी ओवरफ्लो होगा तो वो एक नेचुरल फ्लो की तरफ बहेगा। अगर पानी ओवरफ्लो नहीं होता है, उसी कंडीशन में उसको डाइवर्ट किया जाता है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही है। पंजाब सरकार को भी निशाने पर लिया, कहा कि एसवाईएल निर्माण को लेकर पंजाब की तरफ से कहा जाता है कि अब आप पानी ले लीजिए, लेकिन इन 3 महीनों में। तो वहीं साथ ही ये भी कहा कि हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश जो है वो विपक्षियों की तरफ से हो रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हरियाणा को बदनाम किया जाए, लेकिन हरियाणा जो है वो सबकी मदद करता है। इन कोशिशों के चलते हरियाणा बदनाम नहीं होगा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही गई हैं। और साथ ही ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में जल्द ही 3 से 4 दिनों के अंदर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कहां कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन भी होगा। उसके बाद इसकी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश की जनता को साझा करेंगे। उसके बाद देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ राहत राशि जो है वो जारी की जाती है। हरियाणा ऐसे बदनाम नहीं होगा जिस तरीके से हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये बातें कही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए। दिल्ली और पंजाब सरकार पर भी बड़ा निशाना साधा और कहा कि बाढ़ और आपदा को लेकर सियासत जो हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बात कही गई है कि देश की राजनीति के चलते दिल्ली को डुबोने का प्रयास किया गया, ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण। ये तमाम बातें हरियाणा के मुख्यमंत्री तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। सुशील जी, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो आम आदमी पार्टी है झूठ बोलने का कारोबार कर रही है, क्योंकि निराधार आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर, यह बात कही गई है। देखिए, इसमें 2 आरोप लगाए हमने। पहली बात, हथनीकुंड बैराज से हाँ जी, इनको सहारनपुर बैराज की तरफ भी छोड़ना चाहिए था, हरियाणा की तरफ भी छोड़ना चाहिए था। ठीक है। तो मैं सिर्फ हरियाणा की तरफ छोड़ा, जिससे हरियाणा आधा डूब गया और दिल्ली डूब गई और नोएडा डूब गया। अच्छा। जब अब ये माने नहीं, इन्होंने ध्यान देना शुरू किया, साहब ये तो बैराज है, हमें तो खोलना ही पड़ेगा, ये डैम नहीं है, पानी रोक नहीं सकते। जब गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी गई, जब जल संसाधन मंत्री से बात की गई, तो खट्टर साहब ध्यान देने के लिए आए। हम भी ये नहीं कह रहे साहब बैराज है, मगर इसका बैराज का काम होता है पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है। कौन सा पानी किस दिशा में जाना चाहिए। ठीक है। तो पानी काफी मात्रा में था। मैं ये नहीं कहता कि हरियाणा की तरफ या दिल्ली की तरफ नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए था, परंतु कुछ मात्रा में ये यूपी की तरफ भी जाना चाहिए था। अगर वो मात्रा करते तो ना हरियाणा डूबता, हरियाणा के 12 जिले प्रभावित हो गए, और ना दिल्ली डूबती, ना नोएडा डूबता। ठीक है। और फिर मैं बात करता हूँ दूसरी बात, इन्होंने 32 बैराज हैं यमुना के ऊपर दिल्ली में, आईटीओ में। ठीक है। जिसमें से 6 बैराज हरियाणा गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। 6 में से आज तक जब सारा पानी उतर गया, एक बैराज खोल पाएंगे, बाकी बैराज आज भी बंद पड़े हैं। इन्होंने एक फैक्ट फाइटिंग कमेटी बनाई। ठीक है। तो उसमें इनके भारतीय सिंचाई के चीफ इंजीनियर को फैक्ट फाइटिंग के लिए भेजा गया। ठीक है। अब मुझे ये भी कहते हुए खेद है कि उसको तो सस्पेंड करना चाहिए था। वो जांच क्या करेगा, खुद गलती उसकी है। ठीक है। सुशील जी, एक और बात कही गई कि आईटीओ बैराज जो है, आईटीओ बैराज के 5 गेट बंद थे। दिल्ली को डूबने में, जो दिल्ली डूबी है उसमें एक बड़ी लापरवाही भी ये भी देखने को मिली कि आईटीओ बैराज के 5 गेट बंद थे और इसका जवाब भी मांगा गया है, कमेटी भी गठित गई, आखिर वो 5 गेट बंद क्यों थे? मैं वही बता रहा हूँ कि वो 5 गेट हरियाणा गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। हरियाणा गवर्नमेंट ने वो गेट नहीं खोले और लापरवाही इनकी यहाँ तक रही कि आज भी उनका चीफ इंजीनियर कह रहा है कि हम 2 दिन बाद खोल देंगे। अच्छा। अभी चैनल पे मैं उसका साक्षात्कार सुन रहा था। अगर वो हरियाणा आईटीओ बैराज से पानी मात्रा के अंदर निकल जाता तो हरियाणा के अंदर में पानी इतना नहीं भरता।
आगे चला जाता समुद्र की तरफ, परंतु इन्होंने वो गैराज बंद करके रखे और आज भी बंद है, एक ही खोल पाए अभी तक ये। उसके लिए सेना को भी बुलाना पड़ा, नेवी को भी बुलाना पड़ा। बिल्कुल। तो परंतु खट्टर साहब बड़े बेशर्मी से कह देते हैं साहब हम आप इसकी फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, किसकी गलतियां ढूंढेंगे। अरे सारा हरियाणा डुबो दिया, आप गलतियां ढूंढते रहो, सारी दिल्ली डुबो दिया, आप गलतियां ढूंढते रहो। आप हथनीकुंड बैराज से पानी अगर यूपी की तरफ भी खोलते। सुशील जी, मुख्यमंत्री बिल्कुल आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की तरफ भी पानी छोड़ देना चाहिए था क्योंकि वहां की नहरें सूखी हुई हैं, ये बात भी कही गई आपकी तरफ से, हमने सुनवाया भी दर्शकों को। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते नजर आए कि डाइवर्ट केवल उसी कंडीशन में किया जा सकता है जब पानी ओवरफ्लो ना हो। अगर पानी ओवरफ्लो होगा, अगर डाइवर्ट किया गया, जो नदियों के रूट हैं वो भी पानी तोड़ देगा। देखिए बैराज में से कितना पानी छोड़ना है कितना नहीं छोड़ना ये बैराज के कंट्रोल में होता है। अगर इनको लगता था ज्यादा वेग है तो थोड़ा सा कम गेट खोल देते। ठीक है। अगर मुख्यमंत्री जी एक दिन बाद जब हमने वीडियो दिखाई फिर कैसे खोल दिया उसको? ठीक है। फिर क्यों नहीं टूटी वो नदी? ये बहाने हैं इनके, केवल जानबूझ के ये लापरवाही करी है, जानबूझ के किया है। मैं उपराज्यपाल महोदय को भी मैं लिखूंगा कि इनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। ठीक है। जो हरियाणा के लोगों को डुबोया गया, ठीक है, जो दिल्ली के लोगों को डुबोया गया। ठीक है। सुशील कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया।